नमस्कार। कभी कभी ना कोई सदियों पुरानी कविता पढ़ते हुए ऐसा लगता है कि लिखने वाले ने जैसे सीधे हमारे दिल की बात कह दी हो। बिल्कुल बिल्कुल। किसी ऐसे दुख को शब्द दे दिए हों जिसे हम खुद शायद बयान नहीं कर पा रहे थे। आज हम एक ऐसी ही रचना की गहराई में उतर रहे हैं, मलिक मोहम्मद जायसी की अमर कृति पद्मावत। और उसमें भी खास तौर पे उसका वो हिस्सा जिसे बारहमासा कहते हैं। हाँ, बारोमासा। हमारा मिशन अगर कहें तो ये समझना है कि कैसे लगभग 500 साल पहले 500 साल पहले हाँ, एक कवि ने प्रकृति को ही एक किरदार बना दिया। कैसे बदलते मौसम, ठंडी हवाएं, ये सिर्फ मौसम नहीं रह जाते, बल्कि एक रानी के विरह मतलब उसकी जुदाई की तड़प का आईना बन जाते हैं। तो आज हम रानी नागमती की पीड़ा के उन 4 महीनों के सफर को देखेंगे। जी, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये सिर्फ एक प्रेम कहानी से कहीं ज्यादा क्यों है। हाँ, और यही बात इसे इतना यूनिवर्सल बनाती है। जब हम दुखी होते हैं ना, तो बारिश भी ज्यादा उदास लगती है सही बात है। और वसंत भी जैसे बेगाना सा लगता है। जायसी ने इसी एहसास को एक महाकाव्य का रूप दे दिया। बिल्कुल। तो चलिए इस दुनिया में उतरते हैं। सबसे पहले ये महान कवि कौन थे? मलिक मोहम्मद जायसी, जिनकी कलम में इतनी गहरी सहानुभूति थी, इतनी ताकत थी। मलिक मोहम्मद जायसी, जिनका जीवन काल सन 1492 से 1542 तक माना जाता है। वो उत्तर प्रदेश में अमेठी के पास एक जगह है जायस, वहां के रहने वाले थे। अच्छा, तो जायस से जायसी कहलाए। हाँ बिल्कुल। लेकिन उनकी पहचान सिर्फ एक कवि की नहीं थी, वो अपने समय के एक पहुंचे हुए सूफी फकीर थे। सूफी फकीर? तो इसका मतलब उनकी कविता पे इसका गहरा असर पड़ा होगा, क्योंकि सूफीवाद में तो प्रेम का एक बहुत अलग, एक आध्यात्मिक मतलब होता है। बिल्कुल, यही सबसे जरूरी पॉइंट है। जायसी सूफी प्रेम मार्गी शाखा के सबसे अहम कवियों में से हैं। इस परंपरा में, जिसे हम इश्क-ए-मजाजी या सांसारिक प्रेम कहते हैं, हाँ। वो दरअसल इश्क हकीकी यानी ईश्वर के प्रेम तक पहुंचने का एक जरिया माना जाता है, एक प्रतीक। लेकिन एक गहरे सूफी स्तर पर ये आत्मा की परमात्मा से बिछड़ने की तड़प है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा, यही इसका रहस्यवाद है। ये तो पूरी कहानी को एक नया आयाम दे देता है। तो इसे ध्यान में रखते हुए पद्मावत को समझना और भी जरूरी हो जाता है। ये सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है जैसा लोग समझते हैं। वो कौन से तत्व हैं जो इसे एक साधारण प्रेम कथा से बहुत ऊपर उठाते हैं? देखिए, पद्मावत जो है वो प्रेमाख्यान परंपरा का सबसे बेहतरीन प्रबंध काव्य है। कहानी तो चित्तौड़ के राजा रत्नसेन और सिंहल देश की राजकुमारी पद्मावती के प्रेम की है, ये सब जानते हैं जी। लेकिन जायसी की खूबी इसी में है। वो इस लौकिक मतलब इस दुनियावी कथा के धागों से एक अलौकिक, एक दिव्य चादर बुन देते हैं। वाह। इसमें रत्नसेन आत्मा के प्रतीक है, पद्मावती परमात्मा या परम ज्ञान का, और नागमती जिनकी हम बात करेंगे। हाँ, नागमती वो सांसारिक दुनिया या उन मोहबंधनों का प्रतीक है जिन्हें आत्मा अपने सफर में पीछे छोड़ाती है। तो नागमती का दुख सिर्फ एक पत्नी का दुख नहीं है, बल्कि उस दुनिया का दुख है जो पीछे छूट गई है। ये तो उसे और भी ज्यादा त्रासद बना देता है। यकीनन। और जायसी इस कहानी को कहते कैसे हैं, वो भी बहुत खास है। भाषा। हाँ, भाषा। उन्होंने इसे लिखा तो फारसी की मसनवी शैली में है, लेकिन भाषा एकदम ठेठ अवधी है। मतलब कोई दरबारी या किताबी भाषा ने? बिल्कुल नहीं। इसमें गांव देहात की मिट्टी की महक है। आप जब इसे पढ़ते हैं तो लोक जीवन का गहरा अनुभव, उनके मुहावरे, उनकी कहावतें सब जिंदा हो उठती हैं। और इसी ठेठ अवधि और लोक जीवन के अनुभव का सबसे शक्तिशाली उदाहरण शायद बारहमासा खंड में मिलता है। बिल्कुल। ये अपने आप में एक अनूठी विधा है ना, बारहमासा? हाँ, बारहमासा भारतीय काव्य की एक बहुत ही खास परंपरा रही है। इसमें कवि साल के 12 महीनों के हिसाब से किसी विरहणी यानी अपने प्रेमी से बिछुड़ी हुई नायिका के मन की दशा का वर्णन करता है। और हर महीने का मौसम उसके दुख को कम नहीं करता। नहीं, बल्कि और कुरेता है, उसे और तीव्र बना देता है। तो अब हम नागमती की पीड़ा के सफर में शामिल होते हैं।
ये 4 महीने ये सिर्फ कैलेंडर नहीं है, ये एक इंसान के टूटने की 4 अवस्थाएं हैं। बिल्कुल। तो पहली अवस्था यानी अघन महीने से शुरू करते हैं। इस महीने में सर्दी बस दस्तक दे रही होती है। जायसी इसे नागमती के लिए एक हथियार में कैसे बदल देते हैं। अगर मैं जैसा कि होता है दिन छोटे होने लगते हैं और रातें लंबी। जैसी लिखते हैं कि दिन का दुख तो जैसे तैसे कट जाता है, पर अब रातें काटना और भी मुश्किल है। वो कहती हैं, कांपा हिया जनाऊ सियूं। कांपा हिया मतलब ये ठंड अब सिर्फ तन को नहीं, सीधे दिल को कंपा रही है। बिल्कुल। और फिर वो कहती हैं, जरे बिरहे जो दीपक बाती। मैं विरह में ऐसे जल रही हूं जैसे दिए में बाती, धीरे धीरे लगातार। हाँ, खुद को भस्म करते हुए। यहाँ तक तो दर्द व्यक्तिगत है, उसके अपने कमरे तक सीमित है, लेकिन फिर वो प्रकृति से बात करना शुरू कर देती है ना। जी, यहीं से उसका दुख फैलना शुरू होता है। वो एक भंवरे और एक कौवे से बात करती है और उन्हें एक संदेश देती है। हाँ, और वो संदेश इतना मार्मिक है। वो कहती है, पीयूसों कहेहू संदेशड़ा ए भंवरा एकाग, सो धनी बिरहें जरी मुई, तेहिक धुआं हम लाग। तेहिक धुआं हम लाग मतलब उसके जलने के धुएं से हम काले हो गए हैं। जी, ये कल्पना तो अद्भुत है। वो सिर्फ एक संदेश नहीं भेज रही, वो तो अपनी पीड़ा को पूरी प्रकृति पर अंकित कर रही है। बिल्कुल, कि मेरा दुख इतना बड़ा है कि उसने दुनिया का रंग ही बदल दिया है। व्यक्ति का दुख अब कायनात का दुख बन रहा है। हाँ, और सूफी नजरिए से देखें तो उसके स्व और संसार के बीच की दीवारें जैसे पिघलने लगी हैं। और ये तो सिर्फ शुरुआत है। पूस के महीने में ये ठंड और जानलेवा हो जाती है। पूस का महीना यानी कड़ाके की सर्दी। स्रोत बताते हैं कि नागमती के लिए उसका बिस्तर बर्फ की सेज बन गया है। यहाँ कल्पना और भी हिंसक होती जाती है। हिंसक कैसे? जायसी एक हैरान कर देने वाली बात लिखते हैं, सूरज जड़ाई लंक दिसी तापा। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब सूरज भी ठंड से ठिठुर कर गर्मी सेकने के लिए लंका की दिशा में यानी दक्षिण की ओर चला गया है। अरे सोचिए, नागमती का दुख इतना विराट है कि उसने ब्रह्मांड के क्रम को ही बदल दिया है। उसका पति, उसका सूरज उसके पास नहीं है तो आसमान का सूरज भी उससे मुंह फेर के चला गया है। यही बात है, ये अलगाव की चरम सीमा है। और फिर वो एक शिकारी पक्षी का जिक्र करती है, बिरह सचान। हाँ, जुदाई रूपी बाज। ये कल्पना आज भी सेरण पैदा कर देती है। वो कहती है, बिरह सचान भवें तिनचाणा, जियत खाई मुए नहीं छाणा। ये जुदाई एक बाज की तरह मेरे शरीर पर मंडरा रही है, जो मुझे जीते जी तो खा ही रही है, मरने के बाद भी मेरा पिंड नहीं छोड़ेगी। ये कल्पना कितनी हिंसक है। आज हम दिल टूटने को एक मानसिक पीड़ा की तरह देखते हैं, लेकिन यहाँ तो उसे एक शारीरिक हमले की तरह दिखाया जा रहा है, जैसे कोई शिकारी जानवर शरीर को नोच रहा हो। हाँ, ये उस दर्द की तीव्रता को एक बिल्कुल अलग स्तर पर ले जाता है। और ये सिर्फ कल्पना नहीं है, वो इसका शारीरिक प्रभाव भी बताते हैं। जरा इन पंक्तियों पर गौर कीजिए। जायसी लिखते हैं, रकत ढरा मांसू गरा, हाड़ भय सब संख। मतलब खून बह गया, मांस गल गया और हड्डियां शंख की तरह खोखली और सफेद हो गईं। ओह, विरह उसके शरीर को भीतर से खोखला कर रहा है। वो खत्म हो रही है सचमुच में। पूस की इस शारीरिक हिंसा के बाद माघ का महीना आता है, बारिश और हवा का। जी, कोई सोच सकता है कि बारिश शायद कुछ राहत लाएगी, लेकिन नागमती के लिए तो ये भी एक और सजा बन जाती है। उसके लिए ये माघ की बारिश नहीं है, ये मावट है जो उसके आंसुओं की तरह बरस रही है। वो कहती है, नैन चुवही जस माहुट नीरू। और जो ठंडी हवा चल रही है वो उसे ओलों की तरह चुभ रही है। इस महीने में अक्सर श्रृंगार और प्रेम की बातें होती हैं, लेकिन उसके लिए श्रृंगार अब एक मजाक बन गया है। हाँ, वो कहती हैं कि मैं किसके लिए श्रृंगार करूं, क्यों नहीं हार रही होए डोरा। मतलब मेरा शरीर इतना सूख गया है कि गले का हार भी अब एक ढीले धागे की तरह लगता है। वो शारीरिक रूप से जैसे हवा में घुलती जा रही है। बिल्कुल, और वो खुद इस बात को महसूस कर रही है। वो कहती है कि मेरा शरीर तिनके जैसा हल्का और कमजोर हो गया है, कांप रहा है, और इस पर भी विरह की आग को चैन नहीं है। वो क्या चाहती है? वो इस तिनके जैसे शरीर को जलाकर इसकी राख को भी उड़ा देना चाहती है। तही पर विरह जराई के चाहे उड़ावा झोल।
तो अब वो सिर्फ कमजोर नहीं है, वो लगभग भारहीन हो चुकी है, जैसे उसका अस्तित्व ही मिटने की कगार पर है। बिल्कुल। हर महीना उसे उसके अंत के और करीब ले जा रहा है। एक क्रमिक विघटन। हाँ, शारीरिक और मानसिक रूप से उसका अस्तित्व मिटता जा रहा है, जो हमें फागुन के महीने में अपने चरम पर पहुंचता हुआ दिखाई देता है। और फिर आता है फागुन, होली का महीना, रंगों का, उत्सव का, नए जीवन का। ये तो नागमती के लिए सबसे क्रूर मजाक रहा होगा। सबसे क्रूर। जायसी लिखते हैं कि फागुन की हवा के झोंके उसके लिए ठंड को 4 गुना बढ़ा रहे हैं। और बाहर चारों तरफ लोग टोलियां बनाकर होली खेल रहे हैं, फाग कर रही सब चांदचिरी जोरी, सब चेहरों पर रंग और उल्लास है। लेकिन नागमती को कैसा महसूस हो रहा है? वो कहती है, मोही जियल लाई दीन जसी होरी। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मेरे हृदय में ही होली की आग लगा दी हो। जी। बाहर रंगों की होली है और उसके भीतर विरह की होली जल रही है। ये विरोधाभास तो दिल चीर देने वाला है। बिल्कुल। पूरी प्रकृति, सारे पेड़ पौधे सब उल्लास में हैं, पर वो कहती है, मों कहें भा जग दून उदासू। मेरे लिए तो ये संसार दोगुना उदास हो गया है। दूसरों की खुशी देखकर उसका दुख और भी गहरा हो गया है। और यहीं इसी चरम दुख और अकेलेपन के क्षण में वो अपनी अंतिम इच्छा व्यक्त करती है। वो इच्छा जो शायद इस पूरे महाकाव्य की सबसे मार्मिक और यादगार पंक्तियों में से एक है। बिल्कुल, ये पंक्तियां विरह काव्य की पराकाष्ठा है। वो कहती हैं, यह तन जारों छार के कहों कि पवन उड़ाओ, मकुते ही मार्ग होई परों कंत धरे जहां पाओ। एक पल के लिए रुकते हैं। ये पंक्तियां सुनने के बाद शब्द कम पड़ जाते हैं। मैं इस शरीर को जलाकर राख कर दूं और पवन से कहूं कि इसे उड़ा दे। शायद उड़ते हुए मैं उसी रास्ते पर जा गिरूं जहां मेरे प्रियतम अपने पैर रखते हैं। अपने अस्तित्व को पूरी तरह मिटा देने की चाहत। सिर्फ इस उम्मीद में कि आपकी राख को प्रिय का स्पर्श मिल जाए। ये प्रेम की कल्पना की शायद सबसे चरम सीमा है। और यहीं पर जायसी का सूफी दर्शन अपने शिखर पर पहुंचता है। कैसे? एक स्तर पर ये एक प्रेम दीवानी की आत्मसमर्पण की चुनाती अभिव्यक्ति है, लेकिन सूफी नजरिए से देखें तो ये फना की अवस्था है। फना? अपने मैं का, अपनी हस्ती का पूर्ण विलय। वो अपने शरीर, अपनी पहचान, सब से आजाद होकर सिर्फ उस रास्ते की धूल बन जाना चाहती है जिस पर उसका प्रिय चलता है। अब एक गहरी आध्यात्मिक तड़प में बदल चुका है, जहां आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाना चाहती है। तो हमने देखा कि कैसे जायसी एक लोक कथा को एक बहाना बनाकर प्रेम, विरह और मानवीय पीड़ा की सबसे गहरी परतों को खोलते हैं। बिल्कुल। ये सफर एक रानी के महल से शुरू होता है और आत्मा के ब्रह्मांडीय अकेलेपन पर जाकर खत्म होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि इस परंपरा में भौतिक दुनिया, ये मौसम, ये पक्षी, ये हवा, मानवीय भावनाओं से अलग नहीं है। वो उसके साथ अभिन्न रूप से जुड़ी हुई हैं। नागमती की आंतरिक दुनिया और बाहरी दुनिया एक हो जाती हैं। ठंड सिर्फ बाहर नहीं, उसके दिल के अंदर है। आग सिर्फ होली की नहीं, उसके कलेजे में भी है। जायसी की महानता इसी में है कि वो इस जुड़ाव को इतनी सजीवता से पेश करते हैं कि लगभग 500 साल बाद भी नागमती का दर्द हमें अपने दर्द जैसा महसूस होता है। बिल्कुल। जायसी ने ये सब तब लिखा जब दुनिया बहुत अलग थी, दूरियां सचमुच बहुत बड़ी होती थीं। इसे पढ़ते हुए एक सवाल मन में आता है। जी, कहिए। हमारी आज की इस डिजिटल दुनिया में, जहां हम हर पल जुड़े हुए हैं, जहां किसी से अलग होना लगभग नामुमकिन सा लगता है, क्या हमने इस तरह की गहराई और तीव्रता के साथ तड़प को महसूस करने और उसे व्यक्त करने की भाषा या क्षमता खो दी है? ये एक बहुत गहरा सवाल है। शायद भाषा नहीं खोई है, लेकिन उस तड़प को सुनने का और प्रकृति में उसके प्रतिबिंब को देखने का सब्र और वो नजर, शायद हमने वो कहीं खो दी है। जायसी हमें वही नजर वापस देते हैं।